सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम चल रही हैं इस मुल्क में। एक PDM यानी कि अपोजिशन का एहतजाज, अपोजिशन के जलसों की तैयारी और उनके खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन। दूसरा मामला ये है, वो है इस वक्त मुल्क में महंगाई का होशरुबा इजाफा। सिर्फ रवां साल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर चीनी, आटा, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें और जिनकी कीमतें कदरे कंट्रोल रहा करती हैं, उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो कहा जाता था 56 से 60 रुपए चीनी है, और आज वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। सिर्फ बलोचिस्तान की बात करें तो जो फिगर सामने आए हैं वहां पर 18.8% आटा महंगा हुआ है, और 100 किलो आटे की बोरी, जिसे पंजाबी जुबान में 2.5 मन की बोरी कहा जाता है, उसकी कीमत 6,400 रुपए है। मसला सिर्फ यह है कि इस मुल्क में एक तरफ महंगाई का मसला है, दूसरी तरफ अपोजिशन के केसेस जिस पर बार बार हुकूमत बात कर रही है। जिन्होंने मुल्क लूटा है, यकीनी तौर पर उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे हिसाब लिया जाना चाहिए, लेकिन जो इस मुल्क की आवाम है उनका ख्याल करना हुकूमतों का काम है। और हुकूमतें कहाँ हैं? हुकूमतों के अंडर काम करने वाले इदारे कहाँ हैं? क्या अब कीमतें कंट्रोल करना और कीमतों के तयन करना और कीमतों के बारे में मालूमात लेना भी टाइगर फोर्स का काम होगा? क्या इस मुल्क के इदारे, जो तनख्वाहदार इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? और वज़ीर आज़म साहब ने इजलास बुलाना था कल, वो इजलास मौखर हो गया, आज इजलास बुलाया जाएगा, और ये कहा जाता है इजलास जब होता है, नोटिस लेते हैं वज़ीर आज़म, वो चीज़ महंगी हो जाती है या वो फिर जाती है। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली अकरम चीमा साहब, इस वक्त स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। खेलदास साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले चीमा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत का काम ही जवाब देना है। तो ये क्या मसला है कि आपसे कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है? अपोजिशन है, वो तो अपना एहतजाज करने के लिए आ गई है, आप उसको कंट्रोल करें ना करें, एक ये मामला हुकूमत का है, लेकिन अवाम का सवाल है कीमतें कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, वो दोनों चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर वो माफिया है जिनके पास ये चीज़ें हैं, और बहुत कमज़ोर फिर आपकी हुकूमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो महंगाई, हालिया जो महंगाई की लहर है, चीनी के हवाले से कह लें या आटा के हवाले से कह लें, इसमें बाकायदगी से एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, और वो ये है कि इसमें सियासी पुष्टपनाही पूरी ताकत के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा। अब मैं आपको बड़ी होशरुबा किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त अंदरून सिंध से और मुल्का जो एरियाज़ हैं वहाँ से मौसूल हुई हैं। वो ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो प्रोक्योरमेंट के नाम पे, सरकारी प्रोक्योरमेंट के नाम पे जो गंदम हासिल की गई है ज़िम्मेदारों से, जी, गंदम पैदा करने वाले किसानों से, वो गंदम सारी की सारी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर डंप की गई है। अगर आप स्टॉक के ऊपर जाएंगे और स्टॉक का पूछेंगे, और वो बाकायदा आपको स्टॉक नज़र आएगा कि वो सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी और की है। जब छापा मारने जाएंगे तो वो सरकारी है, लेकिन वो गंदम प्राइवेट है, और वो उसको मनमानी कीमत पे मनमाना मुनाफा कमाने के अंदर सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से मुलविस है। और ये रिपोर्ट इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 4 से 6 दिन के अंदर इंशाल्लाह पब्लिक होगी। अच्छा, लेकिन चीमा साहब मैं आगे चलता हूँ, लेकिन आपसे सवाल है कि ये तो सिर्फ आप सिंध की बात कर रहे हैं जहाँ गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला है। सर, आटे की कीमत इस वक्त पंजाब में भी ज़्यादा है, और इस वक्त अच्छा चलें, आटा और गंदम सूबाई मामला है। चीनी सर आपका विफाक का काम है, उसकी कीमतों का तयन से लेकर उसके सारे मामलात वो खालिस्तन विफाक का काम है।
वहाँ चीज़ें भी इसी तरह से नज़र आ रही हैं। बाकी जो मामला है, पंजाब की बात कर लेते, जहाँ सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा ताकतवर हुकूमत भी आपकी है, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। तो फिर वहाँ जो स्टॉक हो रहा है या वहाँ जो मामला हो रहा है, फिर उसकी जिम्मेदारी किसको कहा जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बुज़दार साहब को, किसको कहा जाए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, देखें शुगर मिल्स किसकी हैं। मेन जो स्टोरी चलती है वो स्टार्ट जो होती है महंगाई की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, वो शुगर मिल से स्टार्ट होती है। जहांगीर तरीन साहब के ऑफिस पे लाहौर में छापा मारा, वहाँ पर FIA ने और कब्जे में रिकॉर्ड लिया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मामला थे। इमरान खान साहब ने कहा जी किसी को माफ़ नहीं करेंगे, वो बाहर बैठे हैं। आप शुगर मिल्स तो किसी की भी हों सर, जिम्मेदारी हुकूमतों की है। बेशक जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत का काम है कि वो उन चीज़ों को अपना उसकी जो असल उसकी वजूहात हैं उसको सामने लाए। देखें, इस वक्त तो अगर आप उठा कर देखेंगे, रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो ये सारी की सारी जितनी भी शुगर मिल्स हैं ये पॉलिटिकल लोगों की मलकियत हैं। सूबा सिंध के अंदर जो अक्सरियत है शुगर मिल्स की, उसके ओनर जो हैं मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में डिफरेंट लोग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इजारादारी शरीफ ख़ानदान की है। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी चीनी की मौजूदा शार्टेज है, इसमें इन माफियाज़ की मिली भगत होने के साथ साथ एक चीज़ और भी आपको मद्देनज़र रखना होगी जो कि हकीकत है, वो ये है कि लास्ट ईयर हमारे मुल्क के अंदर जो गन्ने की पैदावार थी निस्बतन पिछले सालों की निस्बतन तकरीबन वो 35% कम हुई थी। सही। ये भी वजह इसमें एक मेन है जो सामने आई है। सर इसीलिए फिर एक्सपोर्ट कर दी गई थी, इसीलिए एक्सपोर्ट कर दी गई थी सर। देखें मेरी बात सुनने, जो एक्सपोर्ट की गई थी, एक्सपोर्ट बहुत पुरानी बात है। एक्सपोर्ट को आज या कल या पिछले साल एक्सपोर्ट नहीं हुई। एक्सपोर्ट तो उस वक्त हुई थी जिस वक्त हम हुकूमत में आए थे और तमाम शुगर मिल एसोसिएशन ने ये लिख कर दिया था कि जी अगर हमारे पास जो मौजूदा स्टॉक हैं ये ना बेचे गए तो हम अगले साल मिलें चलाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि हमने पिछले साल की गन्ने की पेमेंट्स 2017-18 की जो गन्ने की पेमेंट्स हैं वो लोगों को नहीं की। तो लिहाजा आप हमें इजाज़त दें कि हम ये चीनी एक्सपोर्ट करें। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी और वो उस वक्त चीनी बिल्कुल एक्सपोर्ट हुई है। लेकिन ये जो चीनी की हालिया महंगाई है इसके अंदर दो चीज़ें कारफरमा हैं, एक तो कार्टेल्स हैं और दूसरा इसके अंदर जो गन्ने की हमारी 2000 कार्टेल्स को भी काबू करने के लिए फसल थी वो तकरीबन 35% कम हुई थी और ये उसकी मेन वजह। जो कार्टेल्स हैं ये चलने नहीं देते हैं हुकूमत को, ये एक मामला। बार बार इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, हुकूमत फिर बेबस हो जाती है लगारी साहब कि वो कुछ कर नहीं पाती है इन माफियाज के सामने। नहीं, माफिया क्या है? माफिया आसमान से उतरी है, उसने कोई ऐसी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो हमें नज़र ना आए। माफिया बैठी होती है काबीना के इजलास के अंदर, वो बैठकर फैसला कर रहे होते हैं। जब फैसला किया गया कि हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी है तो आखिरी फैसला कहाँ हुआ? आखिरी फैसला तो वफाकी काबीना के इजलास में हुआ या पंजाब काबीना ने अपने इजलास में किया। एक्सपोर्ट करने का फैसला तो वहाँ किया गया था और फिर उसके बाद चीनी बाहर भेजी गई, फिर चीनी मंगवाई गई, फिर चीनी। इस तरह के अगर मामलात होंगे और माफिया के लोग तो बैठे हुए थे ना, साथ बैठे हुए थे, जो यहाँ से उठकर चले गए वो तो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और ताहयात नाअहल करार दिया था, और उस वक्त हम मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट की परमिसेस में जब ये फैसला हो रहा था, तो उनके खिलाफ तो कोई एक भी ना रेफरेंस बना, ना कोई केस बना। भाई आपने नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया और लार्जर बेंच ने, छोटा बेंच नहीं था, ये नहीं था कि 5 रुकनी बेंच हो, वो एक बड़ा बेंच था। उस बेंच ने जो है वो फैसला किया। फैसला करने के बाद फिर उनकी अपील गई, रिव्यू की, रिव्यू में भी वो हो गए। अब वो कभी भी सियासत में पार्लिमानी सियासत में नहीं आ सकते। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल दिया उसके बाद वो काबीना के इजलास में बैठते थे। तो फिर माफिया कोई आसमान से आती है क्या? उसकी कोई शक्ल और होती है क्या? वो जाहिर है यहाँ तो अच्छा फिर ये कि हर इजलास में बैठते हैं सर, चाहे वो लंदन से खिताब कर लें, चाहे वो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी कर लें, लेकिन आप जिम्मेदारी का तायुन करेंगे ना। जिसके पास जो जिम्मेदारी है, जिसके पास अख्तियार है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास रियासत के वसाइल हैं, जिसके पास रियासत के इदारे हैं, जिसके पास रियासत की लॉ इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसियाँ हैं, जिनके पास पुलिस है, वो आखिर कर सकते हैं ना। एक
क्या मतलब है कि ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ है, कहा गया कि नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर मैं कहता हूँ वो रवैया ठीक नहीं था, जो कालाबाग का रवैया था, वो जो मुस्तफ़ा खर का रवैया नहीं ठीक वो था, मैं उसको कानूनी नहीं मानता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर कल पुलिस वाले अपनी हड़ताल ख़त्म करके 24 घंटे में वापस ना आए तो मैं सबको डिसमिस कर दूंगा, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर सारी हड़ताल पर गई पंजाब पुलिस जो है वो वापस आ गई थी। हमारे सामने हुआ था, हम खुद देख रहे थे कि किस तरह थाने जो वीरान हो गए थे, थानों में पुलिस वापस आ गई थी। उसने कहा कि कारकुन संभाल लेंगे, जाकर थानों का इंतजाम, खबरदार अगर कोई नहीं आया तो फिर आ गए थे। अगर यहाँ इंतजाम करने भाई नहीं होगी, कीमतें ये हैं, हम मुतय्यन कर रहे हैं, अब कोई इससे ज्यादा कीमत पर ना बेचे। ये क्या बात हुई कि आप जो 55 रुपए था अब वो 110 पर अगर चली जाती तो आपने दुगना बढ़ाया है ना, 100%। ये फिर हमारे आदाद शुमार होते हैं कि 11% बढ़ गई है, 9% बढ़ गई है, 6% बढ़ गई है। भाई 100% चीजें बढ़ रही हैं। अब अदरक जो 600 रुपए की मिल रही है वो क्या पहले 600 की मिल रही थी, और या अभी जो है 160 से ऊपर चला गया टमाटर, तो कल तो ये बहुत कम कीमत पर मिल रहा है। कुछ चीजें मैं आगे चल के बात करता हूं, कुछ चीजें तो सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत में आटा उसकी जिम्मेदारी है, सब्जियों की कंट्रोल करना जिम्मेदारी, तो यहां भी तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन खेलदास साहब से मैं बात कर लेते हैं। सर खेलदास साहब, ये माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं, माफियाज ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं, जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून की बहुत सारे बड़े लोगों की मिले हैं और भी जमातों के लोग हैं, तो फिर माफियाज की पुश्तपनाही फिर आपकी जमात कर रही है क्या? मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताएं कि जब पहला नोटिस वज़ीर आज़म ने लिया था वो था दवाओं का, तो पहले नोटिस पे 400 गुना रेट बढ़े और गवर्नर हाउस कराची में सारी डील हुई, जिसमें वो सारी माफियाज बैठी हुई थी, उसमें गवर्नर भी बैठा था और एक मुल्क का एक अहम जो पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स उसमें मौजूद है। उसके बाद 400 गुना दवाएं बढ़ गई। उसके बाद दूसरा जो उनका इनिशिएटिव था माफियाज को, ये कहते हैं कि वो 100 रुपये डॉलर जो PMLN छोड़ के गई थी उसको 160 के करीब 60 रुपये डॉलर महंगा हो गया और पाकिस्तान के रुपए की कहाँ पे पोजीशन पहुंची, तो वो भी आपके सामने दूसरा नोटिस था ये वज़ीर आज़म का। फिर नोटिस के ऊपर 11-12 नोटिस इन्होंने लिए, जिसमें चीनी 50 रुपये 53 रुपये किलो मिलती थी, वो अभी 100, 10, 100, 115 रुपये मिल रही है। एक दूसरा तीसरा ये नोटिस, फिर आटे का नोटिस लिया, फिर तेल की कीमतों का नोटिस लिया। तो मुझे ये बताएं कि वो चोर जो कहते हैं ये चोर थे, वो 53 पे चीनी दे रहे थे और ये जो बड़े ईमानदार और हैं शख्स वो दे रहे हैं 115 रुपए। अवाम को इनका जो बयानिया है वजीर आजम का कि ये चोर है और सारा सर आप पर ये इल्जाम होता है, खेलदास साहब आप पर इल्जाम होता है आपने मसनूई तरीके से ये तमाम तर चीज़ें की थी, मसनूई तरीके से डॉलर रोका, मसनूई तरीके से ये चीज़ें की, सब्सिडाइज करके कौमी ख़जाने पर बोझ बनाया, जिसका बोझ अब मौजूदा हुकूमत पिछले 2.25 साल से करीब वो भुगत रही है। आप पर तो ये इल्ज़ाम होता है। मुदस्सिर साहब, अगर मसनूई तरीके से डॉलर 4 साल 5 साल 100 रुपए पे 4 साल था तो वो मसनूई तरीका अवाम को कबूल है। अगर मसनूई तरीके पे चीनी 53 रुपए अवाम को मिल रही थी तो अवाम को वो मसनूई 5 साल वो दे दें। अगर अवाम को उस मसनूई वक्त में आटा सस्ता मिल रहा था तो वो दे दें। बात मसनूई आप 6 महीने 3 महीने तो मसनूई 5 साल, कोई 4 साल आप मसनूई नहीं चला सकते। लेकिन इन्होंने अपनी सारी नालायकी अपनी कारकर्दगी को इस पे छुपाया है कि वो चोर थे। अब अवाम समझ रही है कि चोर कौन है। असल चोर तो जो नजीर लगारी साहब ने बताया वो सारे कैबिनेट का हिस्सा है, जिसमें आटे चोर भी बैठे हुए हैं, चीनी चोर भी बैठे हुए हैं, तेल के चोर भी बैठे हुए हैं और सारे सर्टिफाइड चोर जो है ना इस कैबिनेट का हिस्सा है, उसका कप्तान है वजीर आजम। और ये सारे ऑर्डर जो उनके गलत फैसले एक्सपोर्ट करना। अब मुझे बताए, अगर ये चीनी कहते हैं कि इनकी मिलें हैं तो हमारी तो 1-2 मिलें हो तो हो, मगर ये पूरी पाकिस्तान की चीनी उन मिलों से नहीं आती। मगर अब टमाटर जो है ना वो भी ईरान से इंपोर्ट करेंगे, प्याज भी जो है पाकिस्तान की वो भी बाहर से अब आएगी। ये नौसत जो आई है तब्दीली की, जो सुनामी आई है, तबाही कर दी है पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान के अवाम पे जो जिस तरह ये सुनामी पड़ा है, तो मुझे बताओ इस नौसत से कैसे जान छूटेगी। और ये कहते हैं कि इनके तो आप तो मैं आपको एक और बहरान आने वाला है पाकिस्तान में, जो आज ये हुकूमत उसको छुपा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त काटन फैक्ट्रियां बंद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दारोमदार काटन पे है, वो काटन ही नहीं है, वो फैक्ट्रियां बंद है। और हमें बदकिस्मती से ये पहली दफा हो रहा है कि हमारा वो हदफ पूरा नहीं होगा और कपास हमें काटन भी हम उसमें भी नाकाम हो गए। तो ये सारे जो हुकूमतों का काम होता है
इन चीजों को देखना, ये एक ही काम कर रहे हैं, ये एक ही इसके साथ काम हो रहा है कि किस तरह अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाना है, किस तरह मरियम नवाज की तकरीर को बंद करना है, किस तरह नवाज शरीफ के बयाने को नुकसान देना है, किस तरह गुजरांवाला जलसे को रोकना है। ये चलो सर, हम इस पे आते हैं, हम अगले अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पे बात करते हैं कि आपके खिलाफ केसेस और आपके जलसों की इस वक्त जो है सूरत हाल वो क्या है, हम इस पे, लेकिन इस पे मामले को मैं सब चाहूंगा थोड़ा सा बात कर ली जाए। चीमा साहब, को हल है आपकी जमात के पास, आपकी हुकूमत के पास, कि ये तमाम तर चीज़ें कंट्रोल हो पाएँ, क्योंकि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है। वज़ीर आज़म साहब इजलास कर रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है उस इजलास के बाद जो रहती सहती कुछ चीज़ एक दो रह गई हैं वो ना कहीं बढ़ जाएं। हल क्या है कि ये चीज़ें बेहतर हो पाएँ, कंट्रोल हो पाएँ? मुदस्सर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल हल के लिए कोशां है और दिन रात मेहनत करें। देखें, मैं आपको बताऊं बुनियाद क्या है। बुनियाद इस मौजूदा बुरान, जितने भी बुरान हैं, इनकी बुनियाद किसने डाली? बुनियाद डाली PMLN की हुकूमत ने। देखें, हमारी इकॉनमी डॉलर के ज़रिए चलती है। डॉलर को जिस वक़्त मसनूई तौर पे आपने रोक कर रखा और उस डॉलर को 100 रुपये रखने के ऊपर आपने मुल्क को 20 अरब डॉलर का टीका लगवा दिया। खुद इनके जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने आते ही यकमुश्त जो जिसको डार साहब ने मसनूई तौर पे रोका हुआ था, डॉलर 100 से 125 रुपये पे गया, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ग़ालिबन 128 पे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसके बाद वो बढ़ता बढ़ता आज वो 164 रुपये पे। अब आप देखें कि जब इतनी बड़ी आ जाएगी करेंसी की डिवैल्यूएशन, तो लामुहाला कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो 60% ज़रई मईशत है हमारी, जिसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा जो है गंदम पैदा होती है, चावल पैदा होता है, हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है, कपास पैदा होती है। सही। तो ये सारी चीज़ें अगर आज भी किसान अगर कहें कि किसान आपको मौजूदा डॉलर के हिसाब से वो डीज़ल ख़रीदे, मौजूदा डॉलर के हिसाब से वो पेस्टिसाइड ख़रीदे और मौजूदा डॉलर के हिसाब से उसके दीगर एक्सपेंसेस हों, तो गंदम वो 1400 रुपये मन दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें, ये कीमतें एक नेचुरली है, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक उस जगह पे जाके महंगाई को कबूल कर लिया जाए कि नेचुरल है, इसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आप देखें, आज गंदम का जो मौजूदा बुरान है, अगर क्योंकि पाकिस्तान में गंदम सस्ती थी, इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर गंदम महंगी थी तो यहाँ से निकली। इसी तरह चीनी के स्टॉक्स बेतहाशा पड़े थे, और ख़ुद इसके अंदर शुगर मिल एसोसिएशन हर मीटिंग के अंदर आके कहती थी कि खुदा के लिए हमारे पास जितने स्टॉक्स पड़े हैं, अगर आपने इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी तो हम अगला जो गन्ने का क्रशिंग सीज़न है वो स्टार्ट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल के लोगों के पैसे देने। तो खुदारा आप गवर्नमेंट को कहा गया कि खुदारा आप हमें इजाज़त दें और हम ये चीनी एक्सपोर्ट करें। और उसके बाद जब ये डॉलर की प्राइस जो बढ़ी है, उसकी वजह से वो चीज़ें अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी है। सर, तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बुनियादी वजह है कीमतों के बढ़ने की। जहाँ तक मैं बात करूँगा, हमारे भाई खेलदास साहब ने बात की कि जी ये नाअहल हुकूमत, भाई सारे का सारा आप तो जो मुल्क हमें देकर गए थे उस वक्त आपके 20 दिन की इंपोर्ट के बिल के पैसे नहीं थे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक खबर हम अपने नाज़रीन को थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, ये तो 2 महीने के अंदर फारिग हो जाएंगे। और वाकई जो सूरत हाल थी उस वक्त यही पोजीशन थी कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई है उस वक्त यही पोजीशन थी कि मुल्क बिल्कुल कोलैप्स किया हुआ था। उसकी भी सूरत हाल बात करते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे अपोजिशन के एहतजाज और जलसों के हवाले से और हुकूमत की हिकमत अमली से मुतालिक। ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अगले आने वाले वक्त में जो सूरत हाल होने जा रही है हुकूमत के लिए, क्योंकि अपोजिशन पंजाब से 16 अक्टूबर को जलसा करने जा रही है
जुम्मे के रोज़ गुजरांवाला और फिर 18 को कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत जहाँ पर जलसा होगा। इन जलसों के हवाले से खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर पंजाब के जलसे के हवाले से बात की जाए, क्योंकि गुजरांवाला डिवीज़न पाकिस्तान मुस्लिम नून का गढ़ समझा जा रहा है 2018 के इलेक्शन के नताइज के बाद से। लेकिन वहाँ पर भी अब कुछ MPs का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहाँ की मकामी हुकूमत यानी कि जो पंजाब की हुकूमत है उससे भी बातचीत हो रही है। लेकिन ये जलसा कितना कामयाब होगा, कितना नाकाम होगा, इस पर बात करते हैं। खेलदास साहब, पंजाब में पार शो करने जा रहे हैं आप लोग, इस पार शो के अंदर अब क्या करना क्या है? हुकूमत गिराने का आज़म है, हुकूमत हटाने का आज़म है, वज़ीर आज़म को घर भेजने का आज़म है, या फिर ये जलसा ही खेला जाएगा? क्या अल्टीमेट गोल किधर है आपका? देखिए, अज़म जो हमने PTM के बुनियाद रखा था APC के दिन, जब उसमें एजेंडा जो 27 नुकात थे वो कौम के सामने रखे गए थे, और सारे 27 नुकात के प्रोग्राम के बाद ये अवाम में जाने का जो फैसला था वो PTM का जलसा गुजरांवाला में पहला हो रहा है 16 तारीख को, 18 को कराची में होना है। मगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने जो की थी ऐवान में, वो निकालें। उन्होंने कहा कि मैं आपको कंटेनर भी दूंगा, आपको खाना भी दूंगा। ना हमें इनका कंटेनर चाहिए, ना हमें इनका खाना चाहिए। मगर आपने देखा वजीर आज़म जो बात करते हैं उसका उल्टा ही मतलब हम समझते हैं। तो ये अब जो बर्बरियत इन्होंने सरगोदा गुजरांवाला में शुरू की है, हमारे बैनर हटाए गए हैं, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, हमारी जो हजारों की तादाद में कार्नर मीटिंगें हो रही है उस पर छापे मारे हैं। मगर उसके बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद, इतनी कारकुनों में जोश और जज्बा है। जो कायद नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर थी, और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पूरा लीड कर रही है इस गुजरांवाला के जलसे को, जिस तरह मीटिंग्स हो रही है, और हमारे सीनियर जो क़यादत वहाँ मौजूद है, खुरम दस्तगीर जो गुजरांवाला के हमारे शेर हैं, जिस तरह वो सारे जो MPs MNAs हमारे पार्टी के रहनुमा वहाँ जिस तरह एक्टिव है, इनको खौफ जितना है। आज ऐवानों में, आज इनके कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि चीनी किस तरह सस्ती दे, आटा सस्ता दे, या किस तरह हम मुल्क में महंगाई का बोझ खत्म करें। इनको यही खौफ है कि किस तरह इस जलसे को रोका जाए। खौफ की बात मैं कर लेते हैं लगारी। सबसे पहले मैं चीमा साहब, बहुत खौफ है आपको जलसे का? एक जलसा है सर, क्या हो गया? जलसा करने में आपने भी 124-126 दिन जो है वो धरना दिया था, तो एक जलसे से क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पार्टी के बिहाफ पे कैटेगोरिकली आपको ये बताता हूँ कि हमें 1% भी इनके जलसों का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। खौफ तो इनको है सर, वो कह रहे हैं हमारे इमरान खान की कामयाबी का खौफ है। इनको नजर आ गया है कि आज मुल्क के अंदर डॉलर्स आ गए हैं, आज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ये महंगाई, इंशाल्लाह महंगाई हमारी गवर्नमेंट के लिए, मैं मानता हूं कि हमारे लिए चैलेंज है, और इंशाल्लाह ताला ये भी आपसे कहता हूं कि देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस महंगाई के चैलेंज के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काबू पा के आपको दिखाएगी। देखिए, इनका इशू क्या है? इशू इनका सिर्फ इस वक्त ये है कि मरियम नवाज चाहती हैं कि किसी तरीके से अब्बा जी की हयाती के अंदर मैं इक़्तिदार के ऊपर पहुंच जाऊं। अगर खुदा न खासा अगर अब्बा जी को कुछ हो गया तो मैं इक़्तिदार तक नहीं पहुंच पाऊंगी, चचा हावी हो जाएंगे, कज़न हावी हो जाएंगे, और मैं इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकती। इनका मसला सिर्फ और सिर्फ ये है। इनका मसला ना महंगाई है, ना अवाम का दुख है, ना दर्द है। अवाम मौजूदा महंगाई के अंदर जो इस वक्त पिस रही है, जो मौजूदा हालात के अंदर हमारा कंट्री को जिस हालात में ये धकेल कर गया, उसके तो खुद ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने तो बड़ी बेदर्दी से मुल्क को इस हद तक पहुंचाया। ये तो समझ रहे थे कि इमरान खान आएगा, 2 महीने तक ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये तो इस सोच के साथ अलहदा हुए थे इक़्तिदार से, और अब इनको अपनी उम्मीदों के ऊपर, अपने मुस्तकबिल के ऊपर, मरियम साहिबा को जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश है। उनको नज़र आ रहा है कि मेरा मुस्तकबिल तारीक है, अगर कुछ नहीं हो सका तो आइंदा सारी जिंदगी। तो वो तो कल कह रही थी। देखिए, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है और एक ही मकसद है, और उसी के लिए ये सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मैं खुद असम्बली के अंदर मौजूद होता हूं, मैं MNAs के साथ बैठता हूं, MPs के साथ। इनको शदीद तरीन तकलीफ है कि देखें, जरदारी साहब का बेटा तो असम्बली के अंदर भी बैठा हुआ है, और ये मोहतरमा असम्बली के बाहर है नाअहल होके।
इनको इस बात की भी तकलीफ है कि बिलावल भुट्टो ग्रूमिंग हो रहा है, बिलावल भुट्टो लीडर बन रहा है और मरियम नवाज साहिबा लीडर नहीं बन सकती। लेकिन इनका मसला ही सिर्फ ये है और ये पूरी की पूरी अपोजिशन जमात को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या सिर्फ और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ये देखें अपनी मुंह की खुद खा के नाकाम होंगे। जो इन्होंने नारे लिए हैं, जिस तरीके से ये इदारों को हिट कर रहे हैं और जिस तरीके से इदारों को ये सियासत के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि नाकामी इनका मुकद्दर है और मैं कहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ किसी किस्म के इनके जलसों के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इनको जोर लगा लें और जोर लगा के देख लेंगे इनकी औकात क्या है। सही। लगारी साहब सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो मेरे बराबर में बैठे हैं और मेरा ताल्लुक़ इनसे कोई 30-35 साल का है, पर्सनल ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है और मुझे इनके नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ है। पहली बात यह है कि ये 1.5 साल से कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। ओ भाई अगर इस तरह से टेक ऑफ कर रहे हैं तो क्रैश कर देना इसको, आप क्रैश लैंडिंग करें, मुल्क बचे। असल मसला तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि जनाब मुल्क जो है वो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी कि 5.8 से -1.5 ये ग्रो है। इस तरह से अगर ग्रो कर रही है तो भाई गिराए ना, इस ग्रो को ख़त्म करें। इस ग्रो को कह रहे हैं कि मसनूई तौर पर जो है लोग रोटी खा रहे थे, लोग जो है ज़राअत तरक्की कर रही थी, मसनूई तौर पर फैक्ट्रियाँ चल रही थी, मसनूई तौर पर मिलें चल रही थी, मसनूई तौर पर इकनॉमी चल रही थी, मसनूई तौर पर मुल्क जो है वो रोड बन रहे थे, मोटरवे बन रहे थे, मसनूई तौर पर जो है वो सीक पैप के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था, मसनूई तौर पर जो है वो बन रहे थे, अपना मेट्रो के वो रूट्स बन रहे थे, मसनूई तौर पर आर्टिफिशियल था ना। आर्टिफिशियल तरक्की तो फिर वैसे देर पानी होती। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जल्द से जुलूस की जो सियासत है और उससे जुड़े हुए मामलात के हवाले से। खेलदार साहब हमारे साथ मौजूद है। खेलदार साहब और कह रहे हैं कि किया धरा भी आपका, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, आप जल्द से करें, जुलूस करें, कुछ भी करें, कानून के दायरे में रहकर वो आप कर सकते हैं। खेलदार साहब से हमारा दोबारा से रब्ता करते हैं। लगारी साहब एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा कि मसनूई और आर्टिफिशियल सर ये तरक्की है, लेकिन सर इसमें एक चीज़ तो लगारी साहब है कि जो चीज़ें जहां पर रुकी हैं वहां से आगे चलाने के लिए मुश्किल तो है हुकूमत को। कोविड जैसी एक मुश्किल आ गई है उनके पास, उससे पहले कर्ज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ है, उससे निकलते निकलते तो हुकूमत को टाइम लगेगा सर। यकीनन वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक मनसूबाबंदी होती है और बैठ कर चीज़ों को एक वसीतर कंसेंसस होता है। फिर पार्लियामेंट किस लिए है, पार्लियामेंट में मामलात ले जाए जाते हैं, उनके बारे में वहाँ बहस होती है, उस पर फैसले होते हैं। पार्लियामेंट को इन्होंने कभी कोई तौकीर नहीं दी है। पिछली पार्लियामेंट के बारे में तो उन्होंने उस पर लानत भी भेज दी थी, सारे बाजमात मिलकर कहा कि हम इस पर इफा दिया। फिर एक बात लाहौर में खड़े होकर मौलाना ताहिरुल कादरी के जलसे में कहा कि हम इस पर लानत भी भेजते हैं। इस तरह की बातें भी हुई थी। तो फिर आपका वे ऑफ गवर्नेंस क्या है? ये तर्जुमानों के ज़रिए हुकूमत चलाई जाएगी और हर दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म कमो बेश हर हफ्ते में 2 बार जो है तर्जुमानों को मीटिंग करते हैं। कहाँ से आ गए तर्जुमान, किस तरह के तर्जुमान और इनकी क्या हैसियत है, इनका क्या कानूनी पोजीशन है, आइन में इनकी क्या पोजीशन है, ऐसा हमें मालूम नहीं आज तक कि इतने बड़ी तादाद में तर्जुमान मुकर्रर किए जाएँ। ये हुआ है। और शेख रशीद साहब की आज बात जो हुई है काबीना में कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म महंगाई का नोटिस लें। अल्लाह के वास्ते नोटिस ना लें, नोटिस लेना ही तो क़यामत है। जब वज़ीर-ए-आज़म किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ही तो नोटिस लेंगे तो काम होगा ना बेहतर। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने जितने नोटिस लिए हैं उसमें क़यामत आई है। इतना हुआ है कि फिर वो चीज़ें दस्तयाब नहीं हुई हैं। मैं पेट्रोल की कीमतों का नोटिस लिया उन्होंने, और उन्होंने जो अद्वियात की कीमतों का नोटिस दस्तयाब हो जाती हैं लगारी साहब, लेकिन उनकी कीमत बढ़ जाती है, दस्तयाब हो जाती है अद्वियात। ये माफिया का तरीका यही होता है, मार्केट से चीजें गायब कर देती है, फिर कीमतें बढ़ती हैं, फिर मार्केट में लेकर आती है। मुझे ये बताएं आज तक कोई शख्स इसलिए मर गया हो कि जनाब उसको आटा नहीं मिला था या उसको चीनी नहीं मिली थी या उसको चीजें मौजूद हैं छुपा ली जाती हैं, फिर हुकूमत से कीमतें बढ़वाई जाती हैं, हुकूमत उनकी कीमतें बढ़ा देती है, फिर वो चीजें मार्केट में लाकर रख देती हैं। पेट्रोल रोक लिया था, एलानिया रोक लिया था पेट्रोल कंपनियों ने, कहा जी हम इस कीमत पर नहीं बेचेंगे। जब बढ़ता था तो 1 मिनट में, अब वक्त से भी पहले वो। अच्छा लगा मेरा यहाँ पे छोटा सा सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो टीम है वो उनको गलत डायरेक्शन पे ले जा रही, गलत इत्तलात पहुंचा रही है, गलत चीजें उन तक ले जा रही है? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म खुद गलत हैं।
ऐसा नहीं है कि उनकी टीम या उनकी काबीना या उसके इर्द गिर्द बैठे लोग या दूसरे या फुला वजीर आजम जो कुछ करते हैं इंटेंशनली करते हैं, और ये तासुर अब खत्म होना चाहिए। यार वजीर आजम तो ठीक है, लेकिन उनकी काबीना में लोग बड़े खराब हैं, ये तासुर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, आज की ये जो अंदर की कहानी काबीना के इजलास में आई, उसमें जो जुमले कुछ थे वो कि वफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने नदीम बाबर और उमर अयूब साहब पर खुलकर तनकीद की, कहा कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के जिम्मेदार ये दोनों वुज़रा हैं। यहाँ फैसले कुछ होते हैं और बिजली गैस में रिलीफ नहीं मिलता है। यानी कि काबीना के इजलास में कुछ फैसले हो रहे हैं, वुज़रा बैठकर फैसले कुछ और कर रहे हैं। तो फिर ये टीम के अंदर ही कुछ लोग हैं जो खुद से कहीं ना कहीं किसी न किसी को नवाजने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो वाहिद जमहूरी हुकूमत है कि जिसके अंदर हर सतह के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव तनकीद की हर किसी को इजाज़त है, जिसको सारे लोग मिलकर सुनते भी हैं। देखें, गलतियां आइडेंटिफाई करने से ही आइडेंटिफाई होती हैं और उनके ऊपर काम होता है। देखें, ये कोई नवाज शरीफ की काबीना तो है नहीं कि साल में एक इजलास होगा काबीना का, 2 इजलास होंगे। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखें कि जब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बने हैं उस वक्त से जितने हमारे कैबिनेट के इस 2 साल के इजलास हुए हैं, इन्होंने गुज़श्ता 10 साल। मेरी बात कंप्लीट होने दें भाई, मेरी बात कंप्लीट होने दें, मुझे इंटरप्ट ना करें। वहाँ पर बाकायदा डिबेट होती है, बहस होती है, उसके बाद फैसले होते हैं। और ये जो डिबेट होती है ये किसी जाती मुखालफत की बुनियाद पे नहीं होती, ये एक दूसरे की कारकर्दगी की बुनियाद पे होती है, और उसको वज़ीर आज़म भी सुनते हैं और काबीना के दूसरे अरकान भी सुनते हैं, और फिर वो फैसला करने में कामयाब होते हैं। देखिए, ये वहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ पर हर किसी को मुकम्मल आज़ादी होती है बोलने की, अमल दरामद कुछ और होता है। सही, चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हकीम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। खेलदार साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।